नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंदौर नगर निगम सिर्फ 4 लोगों की मौत का दावा कर रहा है। आज भी हाईकोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है उसमें जहरीले पानी से 4 लोगों की जान जाने की बात कही गई है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इंदौर के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अब इंदौर प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। इंदौर में नगर निगम पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने वाली लाइन की अब सफाई में जुट गया है। जगह जगह पानी के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। गंदा पानी पीने से जो लोग बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आशा वर्कर्स को घर घर भेजा जा रहा है। 5 जिलों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्पेशली इंदौर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भेजा है। अपर नगर आयुक्त को हटा भी दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश प्रशासन इतनी देर से क्यों जागा, मौत के आंकड़ों को क्यों छिपा रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अब कैसी सियासत हो रही है? उमा भारती ने मोहन यादव को क्या नसीहत दी है और कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार को कैसे घेरा है, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंदौर के हालात का लेटेस्ट अपडेट आपको देती हूं। इंदौर में अब तक 1500 से ज्यादा लोग जहरीला पानी पीने से बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 हॉस्पिटल्स में 201 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 29 आईसीयू में एडमिट हैं। दूसरा अपडेट यह है कि प्रशासन ने यह बात मान ली है कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जिस पानी की सप्लाई की गई उसमें जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस मिले हैं। पानी के सैंपल्स की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सप्लाई के पानी में टॉयलेट से निकलने वाली गंदगी थी, यानी टॉयलेट की लाइन मिल रही थी। सरकारी सप्लाई के पानी में फीकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो कोलेरी, क्लेबिसिला, सिट्रोबैक्टर और शिगेल जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। सप्लाई के पानी में जो 50 सैंपल्स लैब में भेजे गए थे उनमें से 26 सैंपल्स में खतरनाक बैक्टीरियाज मिले हैं और इनमें हैजा फैलाने वाला विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया भी पाया गया है। और यही वजह है कि लोगों की चिंता इससे और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऑफिसर अभी मामले की गंभीरता को कम ही करके आंक रहे हैं और बता भी रहे हैं। आज हाईकोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई उसमें कहा गया है कि जहरीले पानी से सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन अगर आप जमीनी हालात देखेंगे वो इससे ठीक उलट है। भागीरथपुरा का कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें इस वक्त खौफ ना हो। ज्यादातर घरों के लोग बीमार हैं। कई परिवारों में मौत का मातम पसरा हुआ है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि एक परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनका बेटा। जहरीले पानी से 60 साल की गीता ध्रुवकर की जान चली जाती है। बेटा बदहवास है और पति को समझ नहीं आ रहा कि बेटे को दिलासा आखिर दें तो कैसे दें। ये टोटल चीज पानी का कारण ही है। मेरी माँ है ना बहुत भयंकर तरीके से बीमार हुई है और सिर्फ पानी के कारण हुई है ये। और मैं ना बघेला को छोड़ूंगा नहीं मैं। टंकी की सफाई नहीं करी। मेरी माँ चली गई। मैं कैसे दुखी होनी हूँ मैं। मेरी तो रोटी छिन गई मेरी। मेरी माँ तो छिन गई मेरी। क्या कर रहे हैं 24 तारीख से पानी पिया और मैं उबाल के पानी पीता हूँ तो मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दवाई गोली खा के मैं जिंदा हूँ, लेकिन ना वो नहीं संभाल पाई अपने आप को। 50 चक्कर उल्टी हुई, 50 चक्कर लेटरिन लगी और मैं अरबिंदो सब्दूर में ले गया, लेकिन है ना वो अरबिंदो में भी बहुत संभालने की कोशिश करी उनने, लेकिन मैं संभाल नहीं पाई। मेरे घर वाले मैं क्या करूँ, मैं अकेला रह गया, मैं क्या करूँ। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा और सुंदर शहर है। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। लेकिन उसी इंदौर में इतना गंदा और जानलेवा पानी सप्लाई होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
अब प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन भागीरथपुरा का हाल किसी से छिपा नहीं है। अभी भी 201 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों ने बताया कि गंदा और बदबूदार पानी कई महीनों से सप्लाई हो रहा था। लोग बार बार शिकायत कर रहे थे, लेकिन ना नगर निगम के ऑफिसर्स ने उनकी सुनी और ना विधायक ने उनकी बात सुनी। मंत्री ने भी कोई कदम नहीं उठाए। गरीब लोग मजबूरी में गंदा पानी पीते रहे और इसीलिए हालात इतने बिगड़े। दस्त उल्टी कब ये हो गए हमको 8 दिन से। 8 दिन से आप 8 दिन से, लेकिन अपने सोचा खाने पीने में होगा तो दवाई लाला खा रहे तो आराम नहीं हुआ, फिर ये भर्ती होना पड़ा। क्या हुआ था एकदम से? क्या एकदम यानी उल्टी चालू हो गई, हरी उल्टी दस्त, हरी उल्टी दस्त। पानी वगैरह कैसा? पानी लाल पन पे, पीला पन पे ऐसा पानी आता है। बदबू आ रही थी? हाँ। तो शिकायत वगैरह नहीं कर रहे थे? शिकायत तो खूब बहुत बेकार आ रही थी बदबू। कैसे हम लोगों ने पिया पानी ये हम ही जानते हैं, और कैसे रह रहे हैं। सुबह रिटर्न दस्त जो लगा तो शाम तक नहीं बंद हुआ। अच्छा, कब की बात है? ये कल की बात है, सुबह कल की बात है। हाँ, तो वो तो कह रहे थे कि पानी वानी अब बंद कर दिया है। पानी तो पी, वो गरम करके खौला के पी रहा, फिर भी दस्त नहीं बंद हुआ। अच्छा, हाँ, फिर कैसा पानी आ रहा था आप लोगों के यहाँ? अब पानी तो जो बता रही ना वही आ रहा। गंदा बटमेला, हाँ। बदबू आ रही थी। हाँ, लोग जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पता ये लगा है कि इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई 8 साल से हो रही है। 2016 में पानी के सैंपल लिए गए। 2018 में 60 में से 59 सैंपल्स में गंदगी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन हुआ ही नहीं। इसके बाद 3.5 साल भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें जो हैं वो लगातार बढ़ती चली गई। म्युनिसिपल कमिश्नर ने पाइपलाइन बदलने का टेंडर भी जारी कर दिया था। 3 महीने के बाद फरवरी 2023 में मेयर ने टेंडर पर साइन किए और फिर वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 साल बाद भी सारा काम सिर्फ फाइलों में चल रहा था। ग्राउंड पर पाइपलाइन बदलने के काम को अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस टेंडर में सिर्फ एक बिडर यानी जो बोली लगाने वाला था वो एक ही था और उसका जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछला काम है, वो ठीक नहीं था और इसीलिए फाइल पर साइन करने में वक्त लगा। लेकिन काम शुरू होने के 3 साल बाद भी यह पूरा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। और सबसे ज्यादा लोगों के बीच में अगर नाराजगी है तो वो है कमल बाघेला के खिलाफ। कमल बाघेला इंदौर में वार्ड नंबर 11 के पार्षद हैं। भागीरथपुरा का जो ये इलाका है वो इसी वार्ड नंबर 11 में आता है। लोगों ने बताया कि वो पिछले 1 साल के दौरान एक बार नहीं कई बार कमल बाघेला से मिले, गंदे पानी की शिकायत की। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के पास भी गए, लेकिन उन्होंने वापस कमल बाघेला के पास भेज दिया और इसीलिए आज जो हालात हैं वो बने हैं और उसके लिए कमल बाघेला जिम्मेदार है। शिकायत करते कोई सुनते ही नहीं भैया। बघेला के वहाँ भी हम लोग पानी ले लेके गए, आज साल भर से कह रहे थे। फिर हम लोग कैलाश विजयवर्गीय के वहाँ भी गए, कैलाश विजयवर्गीय के वहाँ भी गए। उन्होंने बोला कि बघेला से पार्षद से बोलो। इसके जिम्मेदार हमारे मोहल्ले के नेताजी हैं, कमल बाघेला जी। उनको शिकायत करिए, हर चीज की शिकायत करती है जनता कि हमारे यहाँ देखो। कमल बाघेला जी बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते। किसी ने भी, सब लोगों ने शिकायत की, किसी की सुनवाई अभी आज तक नहीं हुई। या अचानक नानक ऐसा पानी आ रहा है, पानी 6 महीने से ऐसा गंदा आ रही है। पार्षद को शिकायत भी करते थे तो वो बोलता था तुम्हारे घर ही गंदा आ रही है, बाकी किसी का नहीं आ रही है गंदा क्या पानी। बस ऐसा बोल के हमको भगा देता था वो तो कुछ ज्यादा होने लगा ना जब उन लोगों ने ध्यान दिया, नहीं तो ध्यान ही नहीं देते थे वो बिल्कुल भी हमारे ऊपर। लेकिन कमल बाघेला अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को भी तैयार नहीं। नेताजी अब तरह तरह के बहाने बनाने में लगे हैं। जहरीले पानी की सप्लाई के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने कमल बाघेला से सफाई मांगी तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि वो तो गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब थी कि उसे ठीक करने में इतना वक्त लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका था मेरे पार्षद बनने के पहले, और उसमें सरकार तो आप ही की थी जब कोलैप्स हुआ, प्रशासन भी आप ही के पास था लगातार। विधानसभा भी मंत्री जी के, नगरीय प्रशासन मंत्री है।
हम सबकी है, ठीक है ना। कोलैप्स सिस्टम पहले से था। सब दूर ड्रेनेज की हालतें खराब थी। तो अधिकारी क्या कर रहे थे? प्रशासन का पानी नर्मदा का पानी ड्रेनेज में हुआ करता था। मैंने लिखित में ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड पेपर पे लिखा हुआ है। मैं जब प्रस्ताव लगाता था तो उस पर टाइटल ये रहता था कि ये फलानी गली से यहाँ तक इसमें ड्रेनेज की लाइन फूटी हुई, ड्रेनेज का पानी नर्मदा में मिल रहा है, नर्मदा का इसमें मिल रहा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, 60% हमने बदल भी दिया। चूंकि पूरा क्षेत्र ही इसी स्थिति में था तो हम इसको धीरे धीरे बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले कुछ ही समय में अगर थोड़ी गलती सिस्टम से हुई है कि SOR के कारण से अगर 4-6 महीने में अगर टेंडर पहले कर दिया उसे, वर्क ऑर्डर पहले मिल गए, तो मैं अगर 60% की जगह अभी बोलता कि 80% हो जाता, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं काम में। और बताने के लिए जनता की समस्या 10% होती। निश्चित रूप से सिस्टम में कमियां थी और इसकी मैंने CM साहब को हमने शिकायत करी है और शिकायत में जांच बैठी है। यह बात सही है कि कमल बाघेला पहली बार पार्षद बने हैं, लेकिन इस वार्ड में 25 साल से बीजेपी की ही पार्षद हैं। कमल बाघेला जिन कैलाश विजयवर्गीय के खास हैं, वो विजयवर्गीय इसी इलाके से 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 26 साल से इंदौर नगर निगम में बीजेपी का ही मेयर है। इसलिए ये तर्क तो कोई नहीं मानेगा कि इंदौर में पानी सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खस्ता हालत है उसके लिए भाई कोई और जिम्मेदार है। लेकिन कमल बाघेला के तर्क यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने एक और बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग फीकल बैक्टीरिया से नहीं मर सकते। उन्हें तो इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है। हो सकता है कि पानी की सप्लाई लाइन में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल मिला हो। इसके बाद पार्षद महोदय ने बहुत ही बेशर्मी से कहा कि इंदौर में अब सब ठीक है, 3 दिन से साफ पानी की सप्लाई हो रही है। वो खुद सप्लाई का ही पानी पी रहे हैं। सुनिए। अभी तक 8 दिन हो चुके हैं। पिछले शुक्रवार को दिन ये हादसा हुआ है और जो हमारी जानकारी है, चूंकि हम इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकई में परिवार जुड़े हुए हमसे, तो आज तक 15 मौतें इस क्षेत्र में हो चुकी है। मैंने शुरू दिन से कहा है कि किसी भी लीकेज से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता है ना। तो ड्रेनेज कई हिस्सों में मिलती है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। शहर का कोई भी सैंपल उठा के कर सकते हैं। और शुरू दिन से मेरा मानना ऐसा है कि उस दिन कोई केमिकल मिला है। जनता का फीडबैक भी यही है कि अलग प्रकार की स्मेल था और उसके पीने के बाद ये हादसा। देखो, मैं अंदेशा व्यक्त कर रहा हूँ। अंदेशा ना मैंने शुरू दिन किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को भी बताया था, महापौर जी को बताया, कमिश्नर को भी बताया कि इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई केमिकल, फेडरमैन लाइन होती है जिसके माध्यम से नर्मदा का पानी हम टंकी के ऊपर चढ़ाते हैं, शहर में लाते हैं उससे। और बहुत लंबी लाइन है, 5-5, 10-10, 15 किलोमीटर लाइनें चलती है। उसमें उसके इर्द गिर्द कई प्रकार की केमिकल फैक्ट्रियां भी होती है, काम होते हैं। तो हो सकता है किसी टच होकर वो भी आ सकता है। उस दिशा में भी हमने सोचना चाहिए। और मेरा आज भी विश्वास है या मुझे अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उस केमिकल, उसका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ज्यादा हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकता है, या कोई केमिकल मिल सकता है। तो उस दिशा में हमने सोचना चाहिए। नहीं तो 3 दिन से पानी अच्छा आ रहा है, उसी पानी को हम लोग पी रहे हैं। मैं खुद भी पीता हूँ, मेरे घर में कभी RO वगैरह नहीं है। तो पार्षद जी इस दिशा में पहले सोच लेते तो ये नहीं होता। लेकिन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया ने तुरंत ही कमल बाघेला का झूठ उजागर कर दिया। रोहित सिसोदिया ने कहा कि पानी में कई तरह के जानलेवा बैक्टीरिया मिले हैं। इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी है और 15 लोगों की जान चली गई है। 4 दिन पहले जो सैंपल भेजे गए थे उसमें कंटामिनेशन मिला हुआ है। जो क्या कहते हैं, बैक्टीरियल प्रेजेंस रहता है जो ये कॉज कर सकता है। वो आउट ऑफ 50 सैंपल 26 सैंपलों में से मिला हुआ है। और क्या नहीं, आउट ऑफ 50 सैंपल ओनली 26 टॉयलेट का पानी है या ड्रेनेज का है जो गटर वाला? अभी प्रथम दृष्टया तो मेन लाइन का जो पुलिस चौकी के पास आया था उसको हमने प्राथमिकता पे जो लीकेज था उसको बंद करवाया है। वहाँ पर टॉयलेट डिसमेंटल करवाया है और उसका लीकेज बन के क्लियर भी हो गया है। वो बस हम पानी हम टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट आ जाती तो और उसी का जो सैंपल में मिला है उसी टॉयलेट का पानी मिला हुआ है सैंपल रिपोर्ट में। अभी क्या कहते हैं, बैक्टीरियल प्रेजेंस तो पाया गया है रवि, तो बैक्टीरियल प्रेजेंस। लोकल जो पार्षद है सर, उनका ये कहना है कि 6 दिनों का अभी तक के सही पॉइंट नहीं ढूंढ पाए। बस ये आज आखिरी टेस्टिंग है, मतलब आज और हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो होपफुली इससे हमें रिजल्ट आ जाए। कमल बाघेला दावा कर रहे थे कि 3 दिन से इंदौर में साफ पानी की सप्लाई हो रही है। भागीरथपुरा में
अब साफ पानी आ रहा है। वो खुद इस सप्लाई का पानी पी रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भागीरथपुरा में नगर निगम की टीम्स घूम रही हैं, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग सप्लाई का पानी इस्तेमाल बिना उबाले ना करें और पीने के लिए सिर्फ नगर निगम के टैंकर के पानी का इस्तेमाल हो। नगर निगम फिलहाल टैंकर से भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई कर रहा है। सभी निवासियों से निवेदन है, आप जो भी पानी पिए उसे उबाल कर ही पिए, सादा पानी ना पिए। नगर निगम को यह अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ रही है, इसकी वजह भी आप समझिए जरा। दरअसल भागीरथपुरा में अभी भी बदबूदार गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता कई घरों में गए, लोगों ने सप्लाई का पानी बोतल में भरकर उन्हें दिखाया। सप्लाई के पानी का रंग पीला है, पानी से बदबू आ रही है और गंदगी साफ साफ दिख रही है। ये पानी पीने का, ये पानी आप देखिए, हकीकत देखिए, ये पानी ये पीने का भैया। ये देखो, ये देखो, ये देखो आप। और जिन बैक्टीरियाज की बात हो रही है, फीकल कॉलीफॉर्म या ई कोलाई या जो ये क्लबसेला स्पीसीज की, जिनके चलते न केवल उल्टी दस्त होती है और यूरिनेशन में दिक्कत होती है, जिसके चलते लगातार मौतें हुई हैं। इस तरीके का पानी यहाँ की जनता पी रही थी और अब इस तरीके का पानी ना पिए, ड्रेनेज सिस्टम को, सीवेज लाइन को वाटर पाइपलाइन में ना जोड़ा जाए, इसलिए ये बड़ी बड़ी अब आप मशीनें हैं, ये यहाँ पर लग गई हैं ड्रेनेज साफ करने के लिए। हर गड्ढा जो है अब वो यहाँ पर दिखावे के लिए आई है, कल से ही आई है ना, इसके पहले नहीं थी यहाँ पर। यही गंदा पानी आता है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो खरीद के पीना पड़ रहा है। आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे? मेरे बच्चे मैंने गांव भेज दिए क्योंकि मेरे रेंट के मकान में रहता हूं और वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अभी जो वायरस फैला हुआ है इसकी वजह से मैंने बच्चों को गांव भेज दिया है। तो फिर आप यहाँ पे रह के कौन सा पानी पी रहे हैं, क्या करें? ये खरीद के पी लेते हैं पानी अपन तो वही उल्टी दस्त की समस्या उनको भी थी, भैया को भी थी और मेरे भतीजे को भी थी। भतीजे ने इलाज कराया तो वो ठीक हो गया है, भैया भी स्वस्थ है, लेकिन भाभी जी की दुखद मृत्यु होगी सर। हालांकि इतना हंगामा होने के बाद अब नगर निगम की टीमें दिन रात काम पर लगी हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम के 500 कर्मचारी इंदौर में जगह जगह खुदाई करके पानी की लाइन को चेक कर रहे हैं। आज भी 50 जगह से सैंपल कलेक्ट किए गए। जहां जहां पाइपलाइन में लीकेज की संभावना है उसे चेक करके तुरंत रिपेयर किया जा रहा है। जहां सीवर और पानी की लाइन आसपास है उन पॉइंट्स पर विशेष चेकिंग की जा रही है। सीवर को भी साफ करने का काम वॉर फुटिंग पर हो रहा है। जब तक समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता तब तक भागीरथपुरा में टैंकर से साफ पानी की सप्लाई का इंतजाम भी कर दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि भागीरथपुरा के अलावा इंदौर के जिन दूसरे इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें आई हैं वहां भी पानी की पाइपलाइन को चेक किया जा रहा है। इंदौर का प्रशासन अब काम में लगा है। मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता इंदौर के बहाने बीजेपी पर फुल अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। खड़गे ने लिखा कि मोदी जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन क्यों है। पार्टी हाईकमान का इशारा मिला तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी एक्टिव हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश के कई शहरों में मोहन सिंह यादव की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर गंदा पानी फेंका। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं, लेकिन अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जा रहा है। महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है।
मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आज बीजेपी के नेता उमा भारती ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उमा भारती ने लिखा कि गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था पर कलंक है। उमा भारती ने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम सजा देनी होगी। जिस तरह सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं उससे मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी प्रेशर है। मोहन यादव ने बताया कि सरकार इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर नगर निगम के आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अपर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया गया है। वाटर सप्लाई के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हटा दिया गया है। मोहन यादव ने आदेश दिया है कि इंदौर नगर निगम में जितने भी खाली पद हैं उन्हें तुरंत भरा जाए। इंदौर में जो हालात बने हैं उसके लिए सबसे ज्यादा आलोचना मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ही इस इलाके के विधायक हैं। वो पिछले 3 दिन से लगातार भागीरथपुरा में घूम रहे थे, लेकिन उनका जगह जगह विरोध हुआ, उनके बयानों की निंदा हुई। इसके बाद आज कैलाश विजयवर्गीय इलाके में कहीं नजर नहीं आए। आज शाम को वो हॉस्पिटल में घायलों का हाल देखने पहुंचे तो उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय की जुबान नहीं खुली। वो सर झुकाकर बिना कुछ कहे निकल गए। राहुल गांधी ने कहा है प्रदेश शासन पर आरोप लगाए कुप्रशासन बताया है। उमा भारती भी ट्वीट कर रही है। इंदौर में जहरीले पानी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत शर्मनाक है। उमा भारती ने सही कहा है कि ये पूरी सरकार के लिए, पूरे सिस्टम के लिए कलंक है। भागीरथपुरा के विधायक हों, इंदौर के मेयर हों, विधायक हों या मंत्री हों, ये ऑफिसरों पर जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकते। इंदौर नगर निगम में 26 साल से मेयर बीजेपी का है। कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर के मेयर रहे हैं, 7वीं बार विधायक हैं। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर विधायक बीजेपी के ही हैं। इंदौर में 1989 से लगातार 36 साल से बीजेपी का ही सांसद है। कैलाश विजयवर्गीय खुद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, इसलिए इंदौर में जहरीले पानी की सप्लाई के लिए किसी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो बेहतर यही होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर के मेयर और बीजेपी के पार्षद अपनी गलती माने और इधर उधर के बहाने बनाने के बजाय सब मिलकर इंदौर में साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें। आज एक बुरी खबर कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश से भी आई है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज में रैगिंग से एक छात्रा की मौत हो गई। इस नौजवान लड़की ने मौत से पहले हॉस्पिटल में जो बयान दिया वो दिल दहला देने वाला है। लड़की ने कहा कि एक प्रोफेसर उसे परेशान करता था, गलत तरीके से उसे टच करता था। 3 सीनियर उसे रैगिंग के नाम पर टॉर्चर करते थे। उसने कई बार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब लड़की की मौत के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक्शन में आ रही है। धर्मशाला पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स और 1 प्रोफेसर के खिलाफ रैगिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया है। मौत से पहले लड़की की मां ने हॉस्पिटल में भर्ती अपनी बेटी से बात की। बेटी से पूछा कि उसके साथ हुआ क्या था। मां ने ये सारी बात रिकॉर्ड की और इस आखिरी बातचीत में लड़की ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लड़की ने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार, सीनियर स्टूडेंट्स हर्षिता, आकृति और कोमलिका उसे परेशान करते थे। तीनों सीनियर्स रैगिंग के नाम पर उसे बुरी तरह पीटते थे, बदतमीजी करते थे। प्रोफेसर अशोक कुमार तो उसके साथ अभद्र हरकतें करते थे, सेक्सुअली हैरेस करते। पहले तो कॉलेज प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, न सरकार हरकत में आई। लड़की की मौत के बाद जब उसके बयान का वीडियो सामने आया तो सुक्खू सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है
और अब जाकर लड़की के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी ने 2024 में धर्मशाला के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन रैगिंग के नाम पर उसे इतना परेशान किया गया कि वो फेल हो गई। पिछले साल सितंबर में जब वो दोबारा एडमिशन के लिए कॉलेज गई तो आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने उसे प्रताड़ित किया, जिससे वो बीमार पड़ गई। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। हॉस्पिटल में मौत से पहले बेटी ने मां को जब सारी हकीकत बताई, तब जाकर समझ आया कि उनकी बेटी ने आखिर कैसे जुल्म झेले, उसके साथ क्या क्या हुआ। कौन से सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे। और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं? आप बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना क्या बोलते थे? क्या बताऊं? इसके बाद 26 दिसंबर को हॉस्पिटल में लड़की की मौत हो गई। तब भी प्रशासन सोता रहा। जब लड़की का वीडियो सामने आया तो अब पुलिस ने पिता की शिकायत पर प्रोफेसर और 3 सीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड है वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था, उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे। अगर कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग के खिलाफ वक्त पर कदम उठाए होते, पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया होता, सरकार वक्त रहते जाग गई होती, तो इस लड़की की जान न जाती। अब लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ हुए जुल्म का सबूत सामने आ गया है। लड़की का आखिरी बयान है, जिसमें उसने आरोपी प्रोफेसर और 3 सीनियर्स के बाकायदा नाम लिए हैं, उनकी हरकतों के बारे में बताया है। इसलिए अब सरकार को इस मामले में गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए और इस केस को फास्ट कोर्ट में जाकर प्रोफेसर, आरोपी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। अब बात बंगाल की करते हैं। आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने अपने गढ़ दक्षिण बंगाल से चुनाव अभियान की शुरुआत की। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मजबूत किले नॉर्थ बंगाल से चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज से साउथ 24 परगना की पदयात्रा पर निकले हैं। अभिषेक बनर्जी अब पूरे बंगाल में घूम घूमकर ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। अभिषेक बनर्जी ने अपने इस चुनावी मिशन का नाम जितना करो हमला फिर से जीतेगा बांग्ला रखा है। पदयात्रा शुरू करने से पहले अभिषेक बनर्जी ने साउथ 24 परगना के बरोईपुर में एक बड़ी रैली की। रैली में पूरे बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। अभिषेक बनर्जी का प्रोग्राम वैसे तो ममता सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए था, लेकिन उनकी स्पीच में बीजेपी ही छाई रही।
उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लेकर बंगाली अस्मिता के अपमान तक बीजेपी पर चुन चुनकर हमले बोले। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राजा राम मोहन रॉय और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे बंगाल के महापुरुषों का अपमान करती रही है। बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी कहती है और एसआईआर के बहाने से लोगों के अधिकार छीनने की तैयारी में है। लेकिन बंगाल के लोगों को बीजेपी दबा नहीं सकती। इस बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। আমি তো প্রায় 2 মাস আগে বলেছি, मैंने तो 2 महीने पहले ही कहा था कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं कीजिए, आपके पास जितनी ताकत है वो लगा दीजिए, फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। मैंने कहा था कि नहीं, बीजेपी के नेताओं में दम है तो चैलेंज स्वीकार करें। उनके किसी नेता ने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आखिर बीजेपी वालों को किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री यहां आए थे, कह रहे थे कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। पास में ही त्रिपुरा है, वो सोनार त्रिपुरा क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार असम क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार बिहार क्यों नहीं बन पा रहा है? मध्य प्रदेश में पीने के पानी से 11 लोगों की मौत हो गई थी। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। पानी भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही है। उस बीजेपी को लोकतांत्रिक या इंसानी अधिकार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बीजेपी के राज में दिल्ली की हवा खराब है और लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं। कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर हिम्मत है तो वो सबूत दे कि उन्होंने किसी एक विधानसभा में 50,000 तो छोड़िए 5,000 लोगों को भी नौकरी दी हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। है हिम्मत? दिखा पाएंगे? झूठी बातें, झूठे दावे और वादे बंगाल को अपमानित करते हैं, बांग्ला संस्कृति को बांग्लादेशी कहकर अपमानित करते हैं। ऐसी बीजेपी के हाथों में क्या हमारा बंगाल सुरक्षित रहेगा? हालांकि आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की 10 प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया है। आज चंद्रनाथ सिन्हा की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें उनके वाइफ और 2 बेटों के नाम से दर्ज फ्लैट, मकान, जमीन, मार्केट शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल तबाह हो गया, क्योंकि न लोगों को रोजगार मिला न घर बार। टीएमसी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और घुसपैठियों की मदद से चुनाव जीता। लेकिन इस साल टीएमसी के राज का अंत तय है। 15 साल तृणमूल की सरकार भारत के बंगाल के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। आज डबल नौकरी के बाद सबसे ज्यादा है नौकरी का जो इशू है। ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा। BGBS बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले हैं 28 लाख नौकरी हुआ है, लेकिन ये नौकरी हम लोग देखे नहीं है। कहाँ हुआ है? नौकरी आप लोग नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर टीएमसी लोगों को मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, रास्ता नहीं हुआ, ड्रेन नहीं हुआ। बंगाल के लोगों को एक स्वच्छ वोटर रोल ना मिले, आप लोग ये चाहते हैं? नहीं होगा। वोटर रोल स्वच्छ देंगे हम लोग, और जो अमनूट प्रवेशकारी है, जो रोहिंगा है, जो मृत वोटर है, जो डुप्लीकेट वोटर है, जो शिफ्टेड वोटर है, उनको हम आप जो इतना साल जो इलेक्शन हुआ है, इन लोगों द्वारा आप इलेक्शन जीते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो उंगली उठाकर मत बात करिए, ये डायलॉग बाजी आपसे नहीं सुनेंगे अभिषेक बनर्जी। एसआईआर होगा और स्वच्छ इलेक्टोरल रोल 2026 उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। आज कांग्रेस ने भी तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे हैं और इस बार पब्लिक में ममता के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए उन्होंने भतीजे को आगे कर चुनाव अभियान शुरू किया है। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजा को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप के रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। वो कह दे कि बुआ नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले चले, तो आप देख पाओगे उनका ताकत।
पीछे से खुद बुआ है। बुआ के खिलाफ सारे बंगाल में काफी आक्रोश, शिकायत दर्ज होते रहते हैं। और बुआ देखा कि ठीक है, इस बार आगे कम से कम भतीजों को आगे बढ़ाओ। मेरे खिलाफ जो शिकायतें हैं उस तरीके की शिकायतें भतीजे के खिलाफ नहीं हो सकते, तो चलो मेरे शिकायत की बजाय, मुझसे सीधे सवाल करने की बजाय उनको देखकर अगर लोग दया करें। आज से बीजेपी ने भी बंगाल में अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के मालदा में आज एक बड़ी रैली की। हालांकि सुवेंदु को यह रैली करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि लोकल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुवेंदु अधिकारी को रैली की परमिशन देने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने कुछ शर्तों के साथ सुवेंदु अधिकारी को मालदा और कूच बिहार में रैली की परमिशन दे दी। आज मालदा की रैली में सुवेंदु ने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया। कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने अड़ंगा लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी रैली को रोक नहीं पाई। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वक्त बदलने वाला है, अगले साल ममता बनर्जी सत्ता में नहीं होंगी। इसके बाद जो सुलूक ममता बीजेपी के साथ कर रही हैं, वैसा ही व्यवहार उनके साथ होगा। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू करार दिया और बांग्लादेश में कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस जैसी सरकार चलाने का इल्जाम भी लगा दिया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता को ममता सरकार को बस 4 महीने और झेलना है। इसके बाद बंगाल को ममता के जुल्मों से मुक्ति मिल जाएगी। बीजेपी के मीटिंग करते देवे ना। वो कह रहे थे कि बीजेपी को मीटिंग नहीं करने देंगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, लेकिन आखिरकार तो सभा हो ही रही है ना। सुन लो ममता पुलिस, सभा तो हो रही है। आजकल सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ही नहीं, बल्कि धार्मिक कार्यक्रम भी रोके जा रहे हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगदात्री पूजा, हनुमान जयंती, रामनवमी, किसी की परमिशन नहीं देते हैं। सुहरवर्दी और जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था, उसको आज की ये सरकार पूरा कर रही है। एक ही अपराध है कि वे हिंदू हैं, एक ही अपराध है कि हिंदुओं की संख्या कम है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। और सिर्फ 4 महीने बाकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां से 50 किलोमीटर दूर बिहार साफ हो गया है। इस बार बंगाल में जड़ से सफाया होगा। समूले उत्पाटित होबे। बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के क्या क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, उसका एक उदाहरण आज यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। एसआईआर के कारण 28 साल से गायब एक शख्स बंगाल से अपने घर मुजफ्फरनगर वापस लौटा। यह दिलचस्प वाकया मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में हुआ। खतौली में एक बुजुर्ग मोहम्मद शरीफ अपने कागजात लेने 28 साल बाद घर लौटे। उनका पूरा परिवार ये मान चुका था कि मोहम्मद शरीफ अब इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल खतौली के मोहम्मद शरीफ 28 साल पहले अपने परिवार को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ बंगाल चले गए थे और फिर वहीं बस गए। जाते वक्त परिजनों ने उन्हें फोन नंबर भी दिया था, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने कभी पलटकर फोन तक नहीं लगाया। जब परिवार को करीब 30 साल तक मोहम्मद शरीफ की कोई खोज खबर नहीं मिली, तो सबने मान लिया था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते मोहम्मद शरीफ अचानक खतौली में अपने घर पहुंचे। लोग हैरत में पड़ गए। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई कि जिन मोहम्मद शरीफ को मरा हुआ मान लिया गया था, वो तो जिंदा है और अपने घर लौटे हैं। मोहम्मद शरीफ से मिलने वालों का तांता लग गया है। परिजन भी इतने साल बाद उन्हें देखकर बेहद भावुक हो गए। और ये सब कुछ हुआ एसआईआर की वजह से। जब बंगाल में मोहम्मद शरीफ का एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो वो पुराने दस्तावेज लेने घर लौटे। शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, तो वहाँ की मांग रिक्ता चाहिए, मतलब है ना? हाँ, वही तो जो एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे। हाँ, वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ। ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गई, मैं ढूंढा भी, तलाश भी। आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। मोहम्मद शरीफ के परिवार वालों ने बताया कि 1997 में शरीफ ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर अपनी बीवी को लेकर घर से चले गए थे। परिवार वालों ने मोहम्मद शरीफ की बहुत तलाश भी की, बहुत खोजबीन की, लेकिन जब शरीफ नहीं मिले तो सबने मान लिया कि मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई है।
लेकिन अब 28 साल बाद मोहम्मद शरीफ घर पहुंचे तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। शरीफ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मिदनापुर वापस चले गए हैं, लेकिन फरवरी में पूरे परिवार को लेकर खतौली आने का वादा भी करके गए हैं। वो हमारे चचा हैं, वालिद साहब के छोटे भाई। वो सन 97 में यहाँ से चले गए थे, उन्होंने निकाह कर लिया था वहाँ, तो उनकी जो अहलिया थी उनका दिल नहीं लगा था यहाँ, तो वो साथ में वापस बंगाल चले गए थे। लेकिन उसके बाद से बंगाल में उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो तलाश करने के बाद भी मिल नहीं पाए। वजह उसकी ये रही कि उनको वहाँ एक परिवार मिल गया और उनके साथ वो खुशी में मशगूल रहे, हर तरह की वो उनकी खिदमत करते रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम सारे ख़ानदान वाले ये सोच चुके थे कि उनका इंतकाल हो चुका। अब अचानक बुध के रोज़ मालूम हुआ कि वो यहाँ खतौली आए हैं, तो पूरे ख़ानदान के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, बल्कि पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारी के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक अजीब खुशी का माहौल हो गया। और वो यहाँ जो आना हुआ उनका, उसकी वजह बनी SIR, क्योंकि SIR जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। और वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे अपने, और वहाँ उन्होंने SIR का फॉर्म भर दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया उनका। अब वहाँ पर बोले कि आप अपने पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो वो यहाँ आए थे, तो हमने दादा के डॉक्यूमेंट्स थे SIR के अंदर 2003 में दादा का नाम था, वो लिस्ट उनको दे दी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए। अब वो फार्म के लिए जमा करने के लिए बंगाल वापस, उसमें क्या नाम, वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर है, खड़गपुर के अंदर, तो वो वहाँ वापस चले गए। SIR का असर जमीन पर तो दिख रहा है। बंगाल की जिन बस्तियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसे होने की आशंका थी, SIR शुरू होने के बाद वो बस्तियां अब खाली हो गई हैं। कई कई साल से बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में बसे बांग्लादेशियों की भीड़ बॉर्डर पर जमा हो गई है, क्योंकि अब सबको अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। इसलिए यूपी के मोहम्मद शरीफ, जो 28 साल पहले बंगाल में बस गए थे, उन्हें अपने कागजात लेने के लिए वापस आना ही पड़ा। इसलिए यह तो तय है कि SIR की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी। लेकिन बंगाल के इलेक्शन में इसका क्या असर होगा, यह चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। BMC के चुनाव में बुलेट ट्रेन भी अब मुद्दा बन गई है। असल में अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि अगले साल तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अगले साल तक बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पहले ही पूरा हो जाता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा दिया और इसीलिए यह प्रोजेक्ट 2.5 साल डिले हुआ, लेट हुआ। दरअसल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में माउंटेन टनल 5 का काम पूरा होने के मौके पर अश्विनी वैष्णव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस परियोजना में अब तक हुए काम की जानकारी दी गई और यह बताया गया कि यह प्रोजेक्ट किस तरह गुजरात और महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा और खासकर मुंबई के लिए। इसी दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया, जिससे परियोजना में 2.5 साल की देरी हुई है। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन BKC में है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था, तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। सर, आपने जैसे कहा कि ठाकरे की जो सरकार थी, ठाकरे साहब की, उस समय काफी डिले हुई, प्रोजेक्ट मना ही कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में फर्क आया? जैसे अगर टाइम बाउंड होता तो क्या होता और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है? 2.5 साल का लॉस हुआ, 2 साल से ज्यादा का लॉस हुआ। नेचुरली उसका क्या कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। रेल मंत्री के इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने कड़ा एतराज जताया है। अरविंद सावंत ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार आदिवासियों की जमीन छीन रही थी।
उद्धव ठाकरे ने बस यही कहा था कि जमीन लेने से पहले उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए। शर्म आनी चाहिए। आपके कारोबार में कितने लोग मरे वो भी बताओ ना, कितने एक्सीडेंट हुए वो भी बताओ ना। उद्धव ठाकरे जी रोक सकते हैं केंद्र की कारोबार को? केंद्र क्या गलत काम कदम उठाएगी तो रोकेंगे नहीं? आप कुछ भी करोगे, गरीबों को घर नहीं देंगे। वहाँ जो आदिवासी लोग उनकी जमीन आप ले रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, भाई उनका पुनर्वसन करो, तो गलत कहा। गरीबों के लिए डट के खड़े रहे उद्धव जी ठाकरे साहब। ये मेट्रो कार शेड में भी वही राजनीति आप लोगों ने खेली। हमारे फेफड़े हैं, गोरेगांव का जंगल, अरे का जंगल, हमारा बोरीवली का जंगल, मुंबई शहर के लिए प्राणवायु देने वाला जंगल है, उसमें पेड़ वृक्ष तोड़ किया आपने। कितने वृक्ष तोड़े? वही तो कह रहे थे कि वहाँ नहीं करो, कांजोर में दे दो, तो कांजोर में जमीन आपने दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उद्धव ठाकरे? क्या आपकी सरकार? और वही जमीन आप अभी दे रहे हो। तो जब उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तभी क्यों नहीं दिया? उसका उत्तर है आपके पास, पहले वो उसका उत्तर दे दो, फिर बाद में बात करो। बीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। उद्धव ठाकरे के लिए ये करो या मरो का चुनाव है, इसलिए उन्होंने राज ठाकरे से हाथ मिलाया है। आज इस परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य एक साथ दिखे। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने आज शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के मंत्र दिए। आदित्य और अमित ठाकरे ने कहा कि मुंबई में सबसे बड़ी समस्या घर की है, इसलिए अगर वो जीते तो गरीबों के लिए घर बनाएंगे। इसके अलावा बेस्ट के कर्मचारियों और पुलिस वालों को भी घर दिए जाएंगे। इसके साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में दोनों भाइयों ने बड़े बड़े वादे किए। आखिर में उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए। निवडणूक आयोग आता किती कोणाच्या बाजूनी राहणार वगैरे हा सगळा एक वेगळी गोष्ट आणि वेगळी एक हे आहेच, कथा आहे। चुनाव आयोग कितना किसकी तरफ रहेगा ये एक अलग कथा है। कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को फोन भी आ रहे हैं और धमकी भी मिल रही है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। केवल मुंबई ही नहीं, हर क्षेत्र और शहर में ऐसा हो रहा है। कल हमारे नेता अंबादास दानवे ने भी ट्वीट कर कुछ बातें बताई, लेकिन ये सब होते हुए जैसा उद्धव साहब और राज साहब ने चर्चा के दौरान कई बार कहा और बार बार कह रहे हैं, हम एक साथ हैं, एक साथ रहने के लिए और चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए, मुंबई वाचवण्यासाठी लढत आहोत। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भले ही जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे को मायूस करने वाली खबर भी आ जाए। मुंबई के आसपास के कई इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव से पहले ही जीत गए। नाम वापसी के बाद ठाणे, डोंबिवली और भिवंडी में कई जगह उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिली है। निर्विरोध जीतने वालों में ज्यादातर बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के कैंडिडेट हैं। ठाणे में शिंदे गुट की शिवसेना के कुल 7 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित हो गए हैं। डोंबिवली में बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। इसी तरह भिवंडी में बीजेपी के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। कुल मिलाकर 57 वार्ड में महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान 16 जनवरी को ही किया जाएगा। कर्नाटक के वेलारी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। दरअसल बेल्लारी के एक सर्कल पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति का कल उद्घाटन होना है, इसलिए बेल्लारी सिटी के विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थक पूरे शहर में इस प्रोग्राम के पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के घर पोस्टर लगाने की कोशिश की। जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने इसका विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। दोनों नेताओं के समर्थक लाठियां लेकर सड़क पर आ गए, एक दूसरे पर हमला किया, ईंट पत्थर बोतलें फेंकी गई। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई और गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई। जनार्दन रेड्डी ने इस घटना को कांग्रेस विधायक की साजिश करार दिया है। जनार्दन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी, उनके करीबी सतीश रेड्डी और भरत रेड्डी के पिता नारा सूर्य नारायण रेड्डी उन्हें जान से मारने की साजिश रची है। वो कार से उतर रहे थे, तभी बंदूकधारी लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो बच गए, लेकिन एक गोली कांग्रेस कार्यकर्ता को ही लग गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जनार्दन रेड्डी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर भेज दिया है और पूरी स्थिति की जांच के बाद ही जो पूरी स्थिति है वो साफ हो सकेगी। नारा भरत रेड्डी पीपल सपोर्टर्स दे हैव पुट बैनर्स। नारा भरत रेड्डी के समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए थे
और जनार्दन रेड्डी के समर्थक वहां गए और उन बैनर्स को हटा दिया। इसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया और इसके बाद किसी व्यक्ति ने रिवॉल्वर या गन से फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैंने इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। And see what has happened. लेकिन बीजेपी का दावा है कि पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है। हकीकत यही है कि गोली कांग्रेस के लोगों ने चलाई। साजिश जनार्दन रेड्डी को मारने की थी, लेकिन गोली कांग्रेस के कार्यकर्ता को लग गई। इसलिए अब सरकार के इशारे पर पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। सरकार पर इस पूरी घटना के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आज डीजीपी से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी रखी गई। As a political leaders never happen in the history. कर्नाटक की राजनीति के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने न्यू ईयर 2026 का क्या तोहफा दिया है? गुंडाराज, फायरिंग, ये वो तोहफा है जो कर्नाटक सीएम ने दिया है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने 2026 की शुरुआत गुंडाराज से की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से खुलेआम फायरिंग की गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को मारने का टारगेट बनाया, लेकिन छोटे से गैप की वजह से वो बच गए। But a small gap, he escaped. दंगा किसने शुरू किया, गोली किसने चलाई, पत्थर किसने फेंका, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा बढ़ेगी। अब मैं आपको अहमदाबाद में चल रहे इंटरनेशनल फ्लावर शो की तस्वीरें दिखाती हूँ। गुजरात में आयोजित 14वीं इंटरनेशनल फ्लावर शो की थीम भारत एक गाथा रखी गई है। फ्लावर शो में भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत की मॉडर्न ग्रोथ को शोकेस किया गया है। अग्नि मिसाइल, ड्रोन और इंडिया के लेटेस्ट वेपन्स को फ्लावर्स के जरिए सजाया गया है। इसके अलावा सनातन से जुड़ी कलाकृतियां भी तैयार की गई हैं। और खास बात यह है कि लगातार तीसरे साल इस फ्लावर शो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। इस बार 2 नए रिकॉर्ड भी बने हैं। पहला रिकॉर्ड फ्लावर मंडला का है। इस फ्लावर शो के फ्लावर मंडला का कुल एरिया 886.789 वर्ग मीटर दर्ज किया गया है, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से इसकी सटीक माप भी ली गई है। अभी तक ये रिकॉर्ड 706.86 स्क्वायर मीटर का था। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के फ्लावर पोर्ट्रेट से बना है। 41.17 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े इस पोर्ट्रेट का क्षेत्रफल 329.360 वर्ग मीटर है, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट का खिताब मिला है। अभी तक इस कैटेगरी में सबसे बड़े पोर्ट्रेट का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर था। बहुत ही मन मोह लेने वाला ही है और हम तो हर साल अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते ही आते हैं। और फ्लावर शो देख के अगर ऐसे नाम पड़ा कि फ्लावर शो आने वाला है तो बच्चे पहले से ही एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। मतलब हम लोग तो एक्चुअली बॉम्बे से यहाँ वैकेशन के लिए आए हैं, तो आज स्पेशली ये शो देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हर साल होता है और बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और मतलब इतना अमेजिंग शो है कि इसको देखे बिना हम वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए आज स्पेशल ये शो देखने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा हमारे लिए मतलब खेल को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे कल्चर को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उन्होंने ये फ्लावर शो में भी इतना ही मतलब हमारे जो अलग अलग टाइप के इतने सारे इंडिया में सब कुछ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनका इतना अच्छा सा मतलब ये जो झांकियां बनाई है, ये सब चीजें मतलब बच्चों को भी देखने लायक है, उनको भी समझ में आएगा। हम लोग घर में मतलब ऐसे बुकेज लाते हैं, रख देते हैं, लेकिन फ्लावर्स के नाम तो पता ही नहीं होता है। यहाँ आके हमें फ्लावर्स के बारे में मतलब बहुत सारी जानकारी भी मिली, तो इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। इस तरह से हम प्रयागराज में भी देखते आए हैं और वहाँ पर हमारा चंद्रशेखर आजाद पार्क में फ्लावर शो लगता है, लेकिन यहाँ के फ्लावर शो में तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, इमेजिन। और सारे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसको पूरा फूलों से और लग रहा है जीवंत है। और यहाँ आकर के ये मतलब लगा कि हाँ बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम है। देश विदेश के फूल वगैरह यहाँ देखने को मिले और सब जगह की संस्कृति वगैरह जो हमारी धरोहर है वो देखने को मिल रही है हमें। बहुत अच्छा है, बच्चों को दिखाने लायक है।
क्या नाम है आपका? सृष्टि, मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ पे मुझे फ्लावर शो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत मतलब सारे फेस्टिवल्स, कार्टून्स, मतलब सारे एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। मैं यूपी अयोध्या से, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के देख करके फ्लावर शो, और बहुत ही अच्छा लगा। जितने लोग आए मतलब जो है यहाँ सभी को देख करके ये लगा कि बहुत अच्छा है। भारत, अब ये भारत नहीं मतलब दुबई हो गया, फॉरेन कंट्री हो गया। अहमदाबाद का ये इंटरनेशनल फ्लावर शो 22 जनवरी तक चलेगा। अगर मौका मिले तो इस फ्लावर शो को देखने जरूर जाइए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। जयराम जी की कानून को लेकर बीजेपी कल से देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में महात्मा बुद्ध पर आधारित भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कल से प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत होगी। 25 लाख से ज्यादा कल्पवासी संगम पर पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने कल दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत में घने कोहरे और पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर की भविष्यवाणी की है।